नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल नीनो और ला नीना को लेकर। ये दोनों कॉन्सेप्ट दोस्तों एक दूसरे से विपरीत है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग और विलग प्राप्त होते हैं। हालांकि दोस्तों एल नीनो बहुत जटिल टॉपिक माना जाता है क्योंकि इसमें महासागरीय जो परिघटना होती है वो वायुमंडलीय परिघटना से मिश्रित होकर एक अद्भुत ज्योग्राफिकल फिनोमिना बनाती है जो संपूर्ण विश्व की जलवायु को विपरीत नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आज हम इस वीडियो में हम समझेंगे कि एल नीनो कैसे संपूर्ण विश्व की इवन भारत की जलवायु को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दोस्तों जब भी एल नीनो की परिघटना होती है ना तो भारत में सूखे की स्थिति प्राप्त होती है। वहीं ऐसे कुछ देश है जैसे पेरू पेरू और चिली जैसे देश जहां पे अतिवृष्टि प्राप्त होती है। तो आखिर ऐसी कौन सी परिघटना है जिसके कारण कहीं सूखा तो कहीं अत्यधिक वर्षा की प्राप्ति हो रही है? वही परिघटना है दोस्तों एल नीनो, जिसके बारे में हम समझेंगे। और उसी के विपरीत परिघटना है दोस्तों ला नीना, उसे भी समझेंगे। चूंकि दोस्तों ये थोड़ा जटिल टॉपिक होने के साथ ही साथ थोड़ा लंबा है, इसलिए हम इसे पार्ट्स में बनाएंगे। एक दो तीन पार्ट इसके बन सकते हैं, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये तीनों पार्ट को शांतिपूर्वक देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम सारी चीजों को कवर करेंगे। उसके अलावा जो उत्सुकता, जो कौतूहल होता है मानवीय मस्तिष्क में, और उसके बाद जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं दोस्तों, उसे भी हम अच्छे से डील करने की कोशिश करेंगे। और मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी सवाल है मैं उसे संतृप्त करा सकूं। आइए दोस्तों समझते हैं कि एल नीनो होता क्या है। एल नीनो को समझने से पहले दोस्तों आपको इतना तो पता होगा कि साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक जलधारा की प्राप्ति होती है, एक ओशियन करंट की प्राप्ति होती है दोस्तों, जिसे पेरू की ठंडी जलधारा कहा जाता है। ये पेरू की ठंडी जलधारा दोस्तों पेरू करंट के साथ ही साथ हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जानी जाती है। हम्बोल्ट की धारा इसलिए दोस्तों क्योंकि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा ही इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी, इसलिए इसे हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जनरली ये स्वभाव में कोल्ड करंट होती है। कोल्ड करंट क्यों होती है उसके पीछे रीजन ये है दोस्तों कि यहाँ पे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड प्रभावित होती है। और चूंकि ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड के प्रभाव में ये क्षेत्र आता है, इसलिए यहाँ का जो महासागरीय जल होता है वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड के प्रभाव से पश्चिम की ओर चला जाता है। अब जब यहाँ का जल पश्चिम की ओर चला जाएगा तो दोस्तों यहाँ का जल स्तर बढ़ जाएगा और यहाँ का जल स्तर नीचे हो जाएगा इस प्रकार से। परंतु दोस्तों ये संभव नहीं है महासागर में। कभी भी आपने जल राशि को देखा होगा तो वो कभी भी उसका जल स्तर समान पाया जाता है। इसी जल स्तर को समान करने के लिए दोस्तों यहाँ पे शीत जल का उद्वेलन होता है, कोल्ड वाटर अपवेलिंग होती है। अर्थात दोस्तों महासागर के जो नीचे का जल होता है वो ऊपर आता है। और स्वाभाविक सी बात है कि महासागर के नीचे चूंकि प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती, सूर्य प्रकाश चूंकि 200 मीटर तक की गहराई तक ही जाता है, जिसे फोटिक जोन कहते हैं। चूंकि नीचे महासागरीय जल में सूर्य प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए निचला महासागरीय जल कैसा होता है दोस्तों, ठंडा होता है। और जब वही जल ऊपर आता है तो ये पूरे के पूरे कोस्ट पे ठंडी महासागरीय धारा की प्राप्ति होती है, जिसे पेरू या हम्बोल्ट की करंट कहा जाता है। केवल इसी भाग में नहीं दोस्तों, आप उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंध में जहां पर भी आप देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमेशा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर आपको कोल्ड करंट ही प्राप्त होगी। उसका कारण है ट्रेड विंड के कारण वहां का जल पश्चिम की ओर चले जाना और वहां पे कोल्ड वाटर अपवेलिंग होना। कोल्ड वाटर अपवेलिंग के कारण ही पेरू में ठंडी जलधारा प्राप्त होती है। जब दोस्तों यहाँ पर पेरू में ठंडी जलधारा प्राप्त होती है, चूंकि ये कोल्ड वाटर अपवेलिंग वाला क्षेत्र है, तो नीचे का जल ऊपर आता है और अपने साथ लेकर आता है फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक, जो कि दोस्तों बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आहार होता है किसके लिए, मछलियों के लिए। इसीलिए ये पेरू का जो कोस्ट है, ये चिली का जो कोस्ट है, ये बहुत बड़ी मात्रा में मत्स्यन के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसी के साथ क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा कि जहां पर भी कोल्ड करंट प्राप्त होगी वो अपने समीपस्थ महाद्वीपीय क्षेत्र को भी प्रभावित करेगी। यहां पर भी यही होता है दोस्तों, इस कोल्ड वाटर करंट के कारण इस क्षेत्र में हाई प्रेशर का निर्माण होता है। और चूंकि हाई प्रेशर का निर्माण होता है इसलिए यहाँ पे वर्षाहीनता की दशा देखी जाती है और डेजर्टिफिकेशन अर्थात मरुस्थलीकरण होता है। मतलब दोस्तों ये ऐसा क्षेत्र है जहां पे वर्षा नहीं होती है। तो हमने क्या देखा कि
पेरू की कोल्ड करंट के कारण फाइटोप्लैंक्टन यहाँ प्राप्त होते हैं, मत्स्यन का ये क्षेत्र है। उसके साथ ही साथ ये डेजर्टिफिकेशन भी करती है, अर्थात मरुस्थलीकरण भी करती है, यहाँ पे वर्षा की प्राप्ति नहीं होती और यहाँ के लोगों की दोस्तों जो आजीविका है वो इस मत्स्यन के ऊपर ही आधारित होती है। अब बात करते हैं कि एल नीनो क्या होता है। सर बहुत घुमा रहे हो, बता दो एल नीनो क्या होता है। एल नीनो कुछ नहीं होता दोस्तों, इस ठंडी जल धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय जलधारा की प्राप्ति ही एल नीनो कहलाती है। या दूसरे साधारण सिंपल शब्दों में कहो दोस्तों तो इस पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर गर्म जलधारा को ही एल नीनो कहा जाता है। मतलब जब भी इस पेरू की जलधारा के स्थान पर गर्म जलधारा प्राप्त होगी उसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों, उसे बोलेंगे एल नीनो। अब ये क्या हर साल होता है? नहीं दोस्तों, ये जनरली 3 से 5 वर्षों के अंतराल में कभी कभी इस ठंडी जलधारा के स्थान पर यह गर्म जलधारा प्राप्त हो जाती है, जिसे एल नीनो के नाम से जाना जाता है। अब बात यह आती है दोस्तों कि आखिर ठंडी जलधारा तो कोल्ड अपवेलिंग के कारण उत्पन्न हुई थी, आखिर ये गर्म जलधारा कहां से प्राप्त होती है, इसको छोटा सा हम लोग डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों। कि ये आपने सुना होगा कि इक्वेटर के पास एक काउंटर करंट भी प्राप्त होती है। जनरली दोस्तों ये भी एक क्या है, महासागरीय धारा ही है, जिसे अपन लोग बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। जब दोस्तों प्रशांत महासागर में ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये यहां पर प्रवाहित न होते हुए यहां पर प्रवाहित होने लगती है। और दोस्तों जब ये यहां पर प्रवाहित होने लगती है तो यहां पर चूंकि ये प्रभावित होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे कोल्ड अपवेलिंग बंद हो जाएगी। क्या बंद हो जाएगी? कोल्ड अपवेलिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का ठंडा जल अब ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि ये काउंटर करंट इस अवतलन या सबडक्शन के क्षेत्र को या फिर यहाँ के वाटर लेवल को क्या कर देगा, ऊंचा कर देगा। अब यहाँ पे कोल्ड अपवेलिंग नहीं होगी, और चूंकि कोल्ड अपवेलिंग नहीं होगी इसलिए यहाँ पे ठंडा जल हमें प्राप्त नहीं होगा, बल्कि कौन सा जल प्राप्त होगा, गर्म जल प्राप्त होगा। इसी गर्म सागरीय जलधारा को एल नीनो के नाम से जाना जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ठंडी जलधारा थी, अब यहाँ पे गर्म जलधारा प्राप्त हो रही है। अब बात यह आती है दोस्तों कि इसका प्रभाव क्या होता है। इसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं दोस्तों, जिसे हम समझते हैं। पहला प्रभाव तो ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे ठंडे सागरीय जल के उद्वेलन के कारण फाइटोप्लैंक्टन्स प्राप्त होता था, और उसी फाइटोप्लैंक्टन्स के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा मत्स्य फिशरिंग होती थी, जिस कारण से दोस्तों यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी आजीविका इसी के ऊपर टिकी होती थी। पर जैसे ही यहाँ पर पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर एल नीनो अर्थात गर्म महासागरीय धारा प्राप्त होती है तो यहाँ पे दोस्तों कोल्ड अपवेलिंग बंद हो जाती है। और जब कोल्ड अपवेलिंग बंद हो जाती है तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स की प्राप्ति नहीं होती, जो कि मछलियों का आहार है। अब यहां से मछलियां अन्यत्र कहीं या तो प्रवाहित हो जाती है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं दोस्तों तो उनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसी स्थिति में पेरू के तटवासियों को बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान होता है। ये तो पहली चीज हुई दोस्तों कि फाइटोप्लैंक्टन्स की प्राप्ति न होने से फिशिंग नहीं हो पाती, यहाँ पे मत्स्य नहीं हो पाता, और तटीय लोगों को, जो तट के निवासी है, उनको बहुत ज्यादा हानि होती है। दूसरी बात, जनरली दोस्तों कोल्ड वाटर करंट के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर का निर्माण होता है, जो वर्षाहीनता को जन्म देती है। बट यहाँ पे जैसे ही एल नीनो अर्थात गर्म वाटर करंट आती है तो यहाँ पे दोस्तों वो लो प्रेशर का निर्माण करती है, और इसी लो प्रेशर के कारण दोस्तों यहाँ पे अतिवृष्टि देखने को मिलती है। मतलब बहुत ज्यादा वर्षा की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस वार्म वाटर करंट ने चूंकि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा दिया, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ, और लो प्रेशर ने यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या करी, वर्षा करी। इसलिए मत्स्य में तो नुकसान हुआ ही हुआ। दूसरी चीज क्या होती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है, हाई रेनफॉल यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ये दो प्रभाव दोस्तों यहाँ के लोगों पर पड़ते हैं, जो कहीं ना कहीं इनको विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं यहाँ के तटवासियों को। इस नकारात्मक प्रभाव को देखकर ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं दोस्तों। और जब ये परेशान होते हैं तो हमारा मानवीय स्वभाव होता है कि जब भी हम परेशान होते हैं, दुखों का पहाड़ टूटता है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और उसे कहते हैं कि भगवान मैंने क्या बुरा किया था, मेरे ऊपर ये कष्टों का पहाड़ छोड़ दिया। वैसे ही दोस्तों यहाँ के लोग हैं, जनरली यहाँ के दोस्तों जो लोग हैं वो क्रिश्चियन समुदाय से बिलोंग करते हैं, और चूंकि क्रिश्चियन समुदाय से बिलोंग करते हैं तो वो गॉड को मानते हैं, और वो गॉड से कहते हैं कि गॉड हमने ऐसी कौन सी
बुरे कृत्य किए थे, बुरे काम किए थे कि आपने अपने इस नटखट से बच्चे को भेजा है हमें दंड देने के लिए, जिसने हमें हमारे आजीविका के साधन ही छीन लिए, और देखो ना कितनी वर्षा कर रहा है हमारे ऊपर। इस तरीके से दोस्तों इस एल नीनो को यहाँ के तटवासी इस गॉड के नटखट बच्चे की संज्ञा देते हैं। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा दोस्तों कि इस एल नीनो को क्राइस्ट बेबी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्राइस्ट बेबी के नाम से जाना जाता है। चूंकि दोस्तों क्राइस्ट बेबी एक बेबी बॉय है जो बहुत ही नटखट सा है, ऐसा ये लोग मानते हैं दोस्तों कि बहुत नटखट सा है, हमें कष्ट दे रहा है, हमारा आहार छीन लिया, हमारा मत्स्य छीन लिया, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा वर्षा भी कर रहा है। मैंने आपको बताया दोस्तों कि एल नीनो का जो प्रभाव होता है वो लगभग 3 से 5 वर्षों के अंतराल में आता है, और बहुत लंबा नहीं, 1 से एक वर्ष में समाप्त भी हो जाता है। जब यहाँ के दोस्तों यहाँ के लोग जब ये गुहार करते हैं गॉड से कि अब तो हमारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, अब इस अपने बेबी बॉय को दूर ले जाओ हमसे, और एक अपनी बेबी गर्ल भेजो जो हमारे ऊपर दया करेगी, हमारे दुखों को समझेगी और हमें हमारे आजीविका के साधन पुनः वापस करेगी। अब गॉड इनकी बात सुन लेते हैं। उसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे ही एल नीनो की यहाँ पर समाप्ति होती है, एल नीनो की समाप्ति का अर्थ है दोस्तों कि जैसे ही यहाँ पे कोल्ड करंट की समाप्ति होती है, फिर से यहाँ पर ठंडी जलधारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। पर दोस्तों इस बार जो ठंडी जलधारा प्राप्त होती है वो बहुत सामान्य नहीं होती, बल्कि सामान्य से कैसी होती है? तीव्र होती है, मतलब और ज्यादा ठंडी जलधारा प्राप्त होती है। जैसे मान लो कि सामान्यतः यहाँ का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस था, एल नीनो में ये 20 डिग्री हुआ, और दोस्तों जो टेम्परेचर कम होता है वो अब 16 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और 16 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जब प्राप्त होता है तो सामान्य स्थिति से भी और अधिक ठंडी कोल्डेस्ट वाटर करंट यहाँ पर प्रवाहित होती है। इस वाटर करंट को, इस कोल्डेस्ट वाटर करंट को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? ला नीना के नाम से जाना जाता है। इस कोल्डेस्ट वाटर करंट को हम लोग ला नीना बोलते हैं। अब इसका क्या प्रभाव होता है? इसका ये प्रभाव होता है दोस्तों कि इसके प्रभाव से पुनः यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे वर्षाहीनता तो होती है, परंतु इनकी जो आजीविका का प्रमुख साधन था मत्स्य, वो फिर से यहाँ पर प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ला नीना आती है, अर्थात कोल्ड वाटर करंट आती है, कोल्ड वाटर करंट के साथ फिर से यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स की प्राप्ति होती है, और फाइटोप्लैंक्टन्स की प्राप्ति के साथ फिर से मछलियां इधर उधर से आकर्षित होती है दोस्तों, और ये मत्स्य का केंद्र पुनः बन जाता है। और ये फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका शुक्र है गॉड कि आपने अपनी बेबी गर्ल अर्थात ला नीना को भेजा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बेबी गर्ल, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो ला नीना की छोटी बहन कहा जाता है। ये तो दोस्तों एल नीनो और ला नीना का प्रभाव हुआ अमेरिका पर, अर्थात साउथ अमेरिका पर दोस्तों इसका प्रभाव हमको पूरे विश्व में देखने को मिलता है। इवन सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों वो भारत पर देखने को मिलता है, क्योंकि हम भारतवासी हैं। तो हमारे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो जनरली, इससे भी पूछे जा सकते हैं, बट जनरली जो पूछे जाते हैं दोस्तों वो भारत पे एल नीनो का प्रभाव पूछा जाता है, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें, जो बेसिक चीजें थी वो कवर करा दी है। अब ये जैसी चीजें आपको क्लियर होगी, वैसे हम कल के वीडियो में या अगले पार्ट्स में जो है दोस्तों वो ये समझेंगे कि आखिर भारत के ऊपर एल नीनो या ला नीना का प्रभाव क्या होता है, वॉकर सेल क्या होती है, इंसो क्या होता है, इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होती है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी किंतु जटिल अवधारणाओं को हम दोस्तों अगले पार्ट में समझेंगे। ये समझना बहुत आवश्यक था, ये समझ लिए तो मैं ये दावा करता हूं कि अगला वीडियो इससे आसान तो नहीं कहूंगा, पर इससे उसको समझने में जरूर आपको थोड़ी ना थोड़ी आसानी जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं अगला पार्ट डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।